खुला है, उसके बाद में टिक टैक सबके होंगे, तो चिंता नहीं करना आप लोग। अच्छा, ठीक है सर। इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं नर्मदा खंड सेवा संस्थान की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 14 तारीख को मेरी पुस्तक परिक्रमा कृपा सार, जो मैंने 30 वर्ष पहले, जो मेरी पहली परिक्रमा थी, उसके दौरान और उसके चतुर्मास के दौरान जो मैंने लिखा था, उस संग्रहण को पुस्तक का रूप 30 साल बाद मिला है। और मेरा सौभाग्य ये है और मां नर्मदा की कृपा है कि उसका विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सरसंघ चालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, सरकार में मंत्री हूं, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। जब मेरे मित्रों ने इस बात का फैसला किया, जब मैं 65 साल का होने वाला था, इसको छप जाने दे, और वो पुस्तक छपी और बाद में वो इस मुकाम तक पहुंची जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इंदौर का स्थान और तिथि मेरे द्वारा तय नहीं हुई, ये भी मां नर्मदा की कृपा है। जब मुझे पता चला कि 14 तारीख हिंदी दिवस है और मां अल्लाह की नगरी इंदौर में इसका विमोचन परम पूज्य सरसंघ चालक जी द्वारा होगा, तो जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था। लेकिन मैं भाग्यशाली मानता हूं। और पहली परिक्रमा के बाद जब मैंने दूसरी परिक्रमा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पटेल और अपने सहयोगियों के साथ 2005 में की थी, उस समय तक तो मैं अपने गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तब तो मैं खींच गया था, लेकिन 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूं कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। उसके भी कुछ अंश हैं जो आपको समय में कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ मैंने भी आधे के आसपास मैंने खुद ने वीडियोग्राफी की है। वो हैंडी वो होते थे जो छोटी कैसेट वाले होते थे। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मैंने भी उसके कुछ अंश देखे, तो मैं खुद बहुत सकता। एक बात जरूर मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, पहली परिक्रमा 30 साल पहले हुई थी। जो स्थान मैंने दर्शन किए थे आज वो नहीं है। शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश का मैंने दर्शन किया था, लेकिन वो अब सरदार सरोवर की समाधि में है। झाड़ी के बहुत से स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माने जाते हैं, वो भी जलमग्न हुए हैं। फिर 20 साल पहले जब हम परिक्रमा में निकले दूसरी बार, जो स्थान हमने देखे आज वो भी जलमग्न है। धारा जी का कुंड जहां पर शिव जी बनते थे, वो भी अमरकंटक के उसमें समा गया। वहां पर काजल रानी का एक बहुत पवित्र स्थान था, वो विजुअल में कभी आपको देखने के लिए मिलेगा। संभवतः परसों शायद अगर वो डिस्प्ले होगा तो उस पर वंश होंगे। पर सात माता का स्थान था, वो भी जलमग्न हुआ है। 24 अवतार को विस्थापित किया गया। मतलब उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेक स्थान बता सकता हूं जो तब के स्थान थे, जो 20 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। कुछ 30 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो परिक्रमा का जो मूल तत्व है, जो तपस्वियों के स्थान थे, उनकी जगह पर या तो आश्रम हो गए हैं बड़े, या मंदिर बन गए हैं। तो तब के स्थानों का लोगों को जानकारी भी नहीं है। परिक्रमा का आजकल तरीका भी बदला है, वाहनों से लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जहां पर मां नर्मदा और परिक्रमावासी की सेवा और उसको सब कुछ मानने वाला जो संकल्प है, वो मेरे परिवार का
और मेरे पथिक परिवार का जो परम पूज्य श्री राव सिंह जी के पथिक है, उन सब का यही संकल्प है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस दौरान, तब मैं 35 साल का था, जो मैंने उस संदर्भ में लिखा होगा वो समाज के कुछ काम में आ सकेगा, ये विश्वास मैं जरूर प्रकट करता हूँ। और माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे, क्योंकि जब मैंने लिखा था तब मेरी उम्र 35 साल थी, तो शायद उस वर्ग को कुछ दिशा देने का वो काम करेगी। दूसरा, मैंने पिछले वर्ष जब मैं राज्य सरकार में मंत्री बना था तो मुख्यमंत्री जी ने जलगंगा अभियान शुरू किया था। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मैं भारत सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री रहा हूं, तो ये तो मुझे मालूम था कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, लेकिन उद्गम की स्थिति क्या है। आज हम जो नर्मदा को मैं बचपन से देखता हूं, जब मैं बचपन में जिस नर्मदा को देखता था वो आज नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर छोटी नदियां बारहमासी होंगी तो नर्मदा जैसी नदी का अस्तित्व बचेगा। तो क्यों ना एक बार उद्गम पर जाके देखें। मैं बेतवा के उद्गम पर केंद्रीय मंत्री होने के नाते गया था, और मेरी पहली उद्गम यात्रा, मैंने उसका नाम दिया था उद्गम मानस यात्रा। तब कल्पना मुझे नहीं थी कि मैं 100 पार कर जाऊंगा। मैंने कहा चलिए कोशिश करते। तो पहले साल, पिछले वर्ष मैंने 30 दिन में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, जिसमें 7 तो जाना पाव की ही थी, तो एक साथ आप गिनती जोड़ लीजिए तो 32 हो गई वो। लेकिन उनमें 5, 6 या 7 में ही मुझे जल मिला था, बाकी जगह जल की बूंद नहीं मिली। फिर इस बार भी मैंने 3 महीने में क्रम जारी रखा और 106 नदियों पर मैं प्रत्यक्ष गया हूं, और 2 नदियों का जल उस नदी पर काम करने वाले उमरिया जिले के हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे अमरकंटक में लाकर दिया। ऐसा 108 नदियों का जल आज मेरे पास में है, और मैं लेकर भी आया हूं। तो फिर हमारे सभी मित्रों ने कहा कि कल 13 तारीख है, तो कल हम 108 नदियों के उस जल से लोक माता अहिल्याबाई की मूर्ति का अभिषेक करें। और दूसरी इच्छा संस्थान की यह है कि मेरे पास में देने के लिए बाकी कुछ नहीं है उपहार के तौर पर, तो मेरा जो परिश्रम है 2 वर्षों का, 108 नदियों के उद्गम का जल भी हम परम पूज्य सत्संग चालक जी को भेंट करें। उसका एक मॉडल मेरी बेटी ने बनाया, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाएंगे, कोई सुझाव होगा तो मेरे पास में कल का दिन है, परसों देंगे। पर मुझे लगा कि कुछ और देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन 2 वर्षों में जो मैंने परिश्रम किया, जिस परिश्रम से जो मैंने कमाया, वो पूंजी मेरे पास 108 मध्य प्रदेश की नदियों के उद्गम का जल है। तो लोक माता का हम कल अभिषेक करेंगे 10 बजे, और परसों 14 तारीख होगी तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी को एक परिक्रमावासी की यही भेंट होगी। आज के दिन में इतना ही आपसे आग्रह करता हूँ, आप सब उसमें आमंत्रित हैं कि इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आप पधारे। बस इतना ही मुझे कहना है, कुछ अगर आप पूछते हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। नर्मदे हर। सवाल है प्रहलाद जी, आपने परिक्रमावासी होने के नाते जो धर्म निभाया है, इस कार्यक्रम को आपने गैर राजनीतिक कार्यक्रम में आपने पिछले दिन भोपाल में कहा था, नहीं जरूरत, भोपाल में यह कहा था कि दिग्विजय सिंह जो परिक्रमावासी है, उनसे जब मार्गदर्शन मांगने आए थे आपसे, उन्होंने कहा था, आपने कहा था कि मैं उनको मार्गदर्शन देने में उत्सुक नहीं था पहले, बाद में फिर आपने उनको मार्गदर्शन दिया। तो क्या कल परसों आपके इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जी आमंत्रित हैं? नहीं, मुझे लगता है कि परिक्रमावासी के नाते उनसे मेरी बातचीत हुई है। कुछ जैसे जब उन्होंने मुझसे भी कहा था तो उनके सामने भी धर्म संकट देते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मुझे पुस्तक चाहिए, मैं उनको पुस्तक खुद जाकर देने वाला हूँ। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा बाकी लोग पूछ लीजिए। दूसरा सवाल ये जुड़ा हुआ है, पर्यटन और पर्यावरण को लेकर नर्मदा परिक्रमावासी के नाते आप बताएं। अगर नर्मदा परिक्रमावासी है तो उससे एक भी बार ऐसी गलती नहीं हो सकती जो नदी को, नर्मदा को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। एक बार भिक्षा लेकर अगर आपको जीवन जीना है
तो मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 3 कमजोरियां मनुष्य की होती है: भय, लालच और अहंकार। तीनों परिक्रमा समाप्त कर देती है। अगर तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो पर्यावरण की रक्षा ही होगी, नदी की रक्षा होगी, ये तय। कीर्ति दादा, पहला जी मेरा सवाल ये है कि आपने 2 बार परिक्रमा की। पिछले मुख्यमंत्री के टाइम जो दावा किया गया था कि नर्मदा के किनारे हरे भरे हो गए हैं और हजारों वृक्ष जो पौधे लगाए थे वो वृक्ष बन चुके हैं। संयोग ये है कि आपकी किताब आप 30 साल बाद आ रही है। ये कैसा संयोग के लिए चीज। दूसरा ये कि क्या वाकई, क्योंकि हम लोग तो परिक्रमा कर नहीं पाए, आप जो बताएंगे वही सही मान लेंगे, क्या वाकई किनारे हरे भरे हो गए? मुझे लगता है कि हम सद प्रयासों के समर्थक हैं। परिणाम क्या है ये मूल्यांकन बाकी लोग करेंगे, ये मुझे नहीं करना है। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। मैंने पिछले साल पौधारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि मैंने ये का पक्षधर नहीं। मैं आपका उत्तर है ना, बड़ा जटिल उत्तर है, मैं समझ नहीं पाया। मैं सीधा सीधा जवाब चाहता हूं। मुझे लगता था, मैंने कहा आप समझ रहे हैं। प्रहलाद जी, आजकल इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं, परिक्रमाएं बड़ी पर्यटन के रूप में भी ले रही है। मतलब कई जगह जैसे उत्तराखंड में हम देख रहे हैं भीड़ बढ़ रही है, उसके कारण तमाम समस्याएं हैं। आने वाले समय में आपको ऐसा लगता नहीं है कि नर्मदा की परिक्रमा का उद्देश्य जो एक धार्मिक या आध्यात्मिक की बजाय जो एक पर्यटन के हिसाब से ज़्यादा होने लग जाएगा, या अभी हो रहा है? तो इसको लेकर आप चिंतित भी हैं क्या, और उसको कुछ सुझाव भी है क्या इस प्रकार के? मेरे विभाग में इससे जुड़ा हुआ सुझाव भी और सलाह भी है कि आपने बताया कि 72 घंटे की आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो इसका डिजिटल संस्करण भी कोई आपका अगला कोई आएगा क्या इस टाइप का? इसमें आप जैसे लोग कोई सहयोग करेंगे तो मैं सहमति दूंगा, क्योंकि जितना मैं रोक सकता था उतना तो वो रुक गया। अभी मैंने देखा तो क्लिपिंग देख के मैं ही थोड़ा रोमांचित था। तो कुछ मित्रों ने कहा है तो ये आप लोग ही कर पाएंगे, मेरी तरफ से तो मैं कोई प्रयास नहीं करने वाला हूँ। 30 साल नहीं किया, अभी भी नहीं करने वाला हूँ। रहा सवाल परिक्रमा का, तो अभी हमने आश्रय स्थल की कल्पना की। तो मैंने मेरे विभाग में मुझे मौका मिला, तो मैंने उसको शिपरी ऐप से देखा कि सरकारी जमीन कितनी है नर्मदा के किनारे। अगर 2 एकड़ से ज्यादा है तो उसकी फेंसिंग कराएंगे, पौधे लगाएंगे, कुछ हिस्सा छोड़ेंगे। जहां पर 500 से 1000 पौधे होंगे, भवन की अनुमति वहीं देंगे, अन्यथा भवन नहीं बनने देंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं आश्रय स्थल तो परिक्रमावासी के लिए होने चाहिए, लेकिन उसका गंदा एक बूंद भी नर्मदा में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। जो मुझे सिखाया, हम लोग स्नान करते थे तो हमारे आराध्य प्रभु शिवासी जी कहते थे कि तुम्हारा शरीर का पानी रेत से बहकर भी नर्मदा में नहीं जाना चाहिए। तो जब इतनी निष्ठा है, और अगर हम आए हैं डोलडाल से तो हम सीधे नर्मदा से जल नहीं ले सकते। हमारा एक भगत खड़ा रहेगा, पहले वो हमको स्नान कराएगा, फिर वो जाएगा, फिर हम उसको स्नान कराएंगे। अगर परिक्रमा के बारे में हमें सोचना है तो ये बड़ी ईमानदारी है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरणीय रक्षा ही उसका संदेश है। स्वच्छता, बाकी जागरण। परिक्रमा सिर्फ स्वांताय सुखाय भर के लिए नहीं होती। परिक्रमा हमको 1 घंटा लगता था, जहां हम आसन लगाते, पूरा साफ करो, फिर लीपो, और जाते समय भी सफाई करो, बची हुई लकड़ियां जमाओ। और वो कहते थे कि तुम कौन से नंबर के परिक्रमावासी हो, तुम्हारे पीछे भी कोई आ रहा है तो उसको सिर्फ जल छिड़कने की जरूरत पड़े, तुमने 1 घंटे सफाई की है। तो वो घाट साफ करवाते थे, जहां रुकते थे वो भी साफ कराते थे। अन्यथा लोग रोटी बनाते हैं, राख छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा आता है साफ करता है। तो ये चीजें परिक्रमा की मूल में है। कोई कितना पालन करता है अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परिक्रमावासी का सम्मान करता हूँ। दादा, मेरा सवाल है कि जो आपने नर्मदा जी की परिक्रमा की, और नर्मदा जी की जो सहायक नदियां हैं वो अपने मूल स्वरूप में कैसे हैं? बड़ी नदियां जो सबसे ज्यादा जल देती है उसमें बंजर है, उसकी स्थिति अभी भी अच्छी है। दूसरा, हम नीचे जाते हैं तो जबलपुर के पास में हिरन एक तरफ है, सनेर एक तरफ है, दोनों पहाड़ी नदियां हैं। तो पहाड़ी नदियां हैं तो बरसात में और बाकी में तो पानी ज्यादा होता है, लेकिन अभी भी वो कमोबेश 12 महीने है। 12 महीने कई बार धार कहीं टूटती है, लेकिन पानी उनमें रहता है। लेकिन नीचे भी नदियां हैं, लेकिन उनकी जल राशि कम हुई है।
उद्गम पर वो सूख रहे हैं, या तो वृक्षों की कटाई हुई है या डेंसिटी ऑफ ट्यूबवेल्स के कारण लेवल नीचे गया है। ये बड़ी चुनौती है। प्रहलाद जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से राम पथ गमन की बात की जाती है, श्री कृष्ण पथ गमन की बात की जाती है, तो नर्मदा पथ गमन भी बनाया जाएगा फ्यूचर में। साथ ही जो सहायक नदियां हैं, जिसे ऋतु ने बात की, लेकिन कई नदियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जो पर्यावरण को लेकर काफी नुकसान नर्मदा को पहुंचाया जा रहा है, और गंदगी जमाने भर की जो है, ओंकारेश्वर की बात करें तो पूरा शहर का जो गंदा जल है वो नर्मदा में मिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से नर्मदा पथ गमन बनाया जाएगा? नहीं, 2-3 बातें आपने एक साथ पूछ ली है। जैसे नरसिंहपुर में 5 बड़ी नदियां हैं, 2 किलोमीटर में 5 मिल जाती हैं, फिर नर्मदा में मिलती है। आज ये भी बारामासी नहीं, पहले 5 बारामासी थी। मतलब एक इस दोनों पक्षों को देखना होगा। जैसे आपने नर्मदा पथ गमन की बात की है, तो इसमें दोनों मत हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनने भी कहा, या बाकी लोगों का भी है, मेरा भी हो सकता है कि हम क्या पर्यटकों के लिए पक्के रास्ते बनाने के पक्षधर हैं। तो मेरा मानना है कि प्रथम दृष्टया बरसात हो या बाकी जगह पुलियां कंप्लीट करनी चाहिए, और वो रास्ता बनेगा वो प्राइवेट खेतों से बनेगा, तो किसान के वाहन तो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि और भी जो यात्री हैं उनके चले जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बाकी चीजों को नुकसान कर दें। इसलिए पौधारोपण के नुकसान किए बगैर, वहां की बायोडायवर्सिटी को नुकसान किए बगैर अगर कोई सुगम मार्ग बनता है तो ठीक है। मैंने दोनों परिक्रमा तट से की है, यानी हमने किनारा नहीं छोड़ा, गांव में ऊपर गए नहीं, गुरुदेव के साथ थे तब भी, हम स्वयं भी चले तब भी, उसका आनंद अलग है। लेकिन अब बीच में लोग खेत की बाड़ी लगा देते हैं, कांटे लगा देते हैं, ये चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि किनारे पे पुलिया बनाओगे तो नर्मदा बहा के ले जाएगी, वो बचेगी नहीं। तो आपको अगर निकासी के लिए बनाना है तो आपको कगार के ऊपर बनाना पड़ेगा, वो प्राइवेट लैंड है। तो मुझे लगता है कि जो ये बातें कल्पना करते हैं, उन कल्पना को जमीनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये शायद जरह का विषय है। कभी इस पर गोष्ठी हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं बात करूंगा। धन्यवाद दूं सभी का, धन्यवाद। नर्मदे हर। चाय पीते समय या रोटी खाते समय? सो चाय गलत बोल गया। अभी तक 89 उद्गम पर मेरे विभाग ने फेंसिंग की है और वृक्षारोपण हुआ है। आपके सबसे निकट मंदसौर है, उस मंदसौर के कमंडल नदी नाम है उसका, उस पर 1300 पौधे लगे और पहली बार वहां आयोजन हुआ, तो जागरण तो हुआ। हमारा उद्देश्य है उद्गम पर पौधारोपण करना। परिणाम आएंगे तो 4-5 साल बाद।